बहुत इचिंग यानी खुजली हो रही है, स्कैल्प लाल हो गया है, इतनी खुश्की हो गई है, तो हो सकता है कि आपको भी सोराइसिस ही हो। काफी लोग उसको सोराइसिस या सोरियासिस भी कहते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन किस तरीके से पता करें कि ये वाकई में सोराइसिस है या ये नॉर्मल एक डैंड्रफ है। इसकी पहचान इस तरीके से हो सकती है कि जो डैंड्रफ होता है, जिसको हम सेबोइक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ये डैंड्रफ मोस्टली आपके स्कैल्प यानी आपके सर के ऊपर खोपड़ी की स्किन में होता है और ये ज्यादातर येलो कलर का होता है। लेकिन जो सोराइसिस होता है ना, वो ना सिर्फ आपके स्कैल्प पे बल्कि आपके आगे फोरहेड पे भी हो सकता है, कान के पास भी, और ये जो नेक के पीछे जो लाइन होती है उसके नीचे यानी गर्दन की तरफ भी हो सकता है। ज्यादातर करके ये येलो नहीं बल्कि व्हाइट की तरफ होता है और इसमें आपको स्किन बहुत ज्यादा दिखती है, फ्लेकीनेस बहुत ज्यादा दिखने लगती है। वहीं पे जिन लोगों को एक्जिमा होता है वो भी इससे अलग होता है। एक्जिमा में जो स्किन होती है वो ज्यादातर लाल कलर की हो जाती है, लेकिन जो सोराइसिस होता है ना, उसमें व्हाइट ऐसे पपड़ियां जैसे, जिसको हम फ्लेक्स कहते हैं, वो बनने लग जाती है। अभी जो वीडियो आपने इंट्रोडक्शन में देखी, काफी लोग ये वीडियो अपने यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं और इससे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो हरकत है ना, ये सबसे खराब हरकत है सोराइसिस के लिए। क्योंकि ये फिलहाल देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छे से आपका पूरा स्कैल्प में से सारा जो फ्लेक्स है वो निकल गए, लेकिन ये लॉन्ग रन में बहुत ही नुकसान देता है। इसका रीजन ये है कि जब आप इस तरीके से फ्लेक्स को निकाल देते हैं ना, तो इससे ये होता है कि जो पुराना स्कैल्प, जो आपका जो स्कैल्प हेल्दी है ना, उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना। तो हमें क्या करना है कि जिससे हमारा जो सोराइसिस है वो ठीक हो जाए, वो जानने से पहले जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। क्योंकि जब तक हमें इसकी वजह पता नहीं चलेगी ना, वो वजह ही नहीं रोकेंगे, तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट करते रहे, सोराइसिस आपका ठीक नहीं होने वाला। तो बेसिकली सोराइसिस में हो क्या रहा होता है कि जो आपकी स्किन होती है ना, वो ज्यादा बनने लगती है। हर हफ्ते, डेली वो इतनी ज्यादा स्किन बनती है कि फिर वो जमा हो जाती है और वही स्किन आपको इस तरीके से फ्लेक्स की नजर में, शक्ल में नजर आती है। अब ये सोराइसिस की जो पहली वजह होने की है वो हो सकती है आपके हार्मोन का इम्बैलेंस, विटामिन D3 की कमी होना। अक्सर हम लोगों में, जो कि मोस्टली एशियंस लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उनके अंदर विटामिन डी वैसे ही कम होता है। अब विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपको ये सोराइसिस हो रहा होता है। जो इसकी सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है सीजन यानी वेदर का चेंज होना। काफी लोगों को ये गर्मी में ट्रिगर हो जाता है, काफी लोगों को गर्मी में नहीं होता बल्कि सर्दियों में ट्रिगर हो जाता है। सोराइसिस मुझे भी एक दफा बहुत साल पहले हो चुका है और जो मुझे पर्सनली हुआ था वो गर्मियों में ट्रिगर होता था। तो इसके लिए अगर दोनों सीजन में से जो भी एक्सट्रीम सीजन होगा, आपको चांसेस है कि उसमें वो ट्रिगर हो सकता है। जो इसकी तीसरी कॉज है वो ऐसा कंजम्पशन है बॉडी में जो कि आपको इन्फ्लेमेशन कर रहा हो, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन या सिगरेट स्मोकिंग का कंजम्पशन। काफी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि सिगरेट नहीं पीती लेकिन फिर भी उनको सोराइसिस हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सिगरेट या स्मोकिंग का कंजम्पशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहे हो। आप सेकेंड हैंड भी अगर उसको कंज्यूम कर रही हैं तो भी आपको उसके चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड हैंड कंजम्पशन से क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि अगर आपके आसपास में कोई सिगरेट या कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं आपको आ रहा है, तो वो भी आपका ही सेकेंड हैंड कंजम्पशन हुआ, उससे भी आपको सोराइसिस का ट्रिगर हो सकता है, सोराइसिस बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करती है, जैसे कि कुछ दवाइयां भी ऐसी होती है जो कि आपको सोराइसिस में ज्यादातर इंक्रीज कर देती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती है या ऐसी दवाइयां होती है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, उससे भी आपका ये सोराइसिस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके मैं आपको कुछ स्टेप फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, पहला जो ट्रीटमेंट होती है ना इसकी, वो होती है ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स, या आपको ये स्टेरॉइड्स आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्कैल्प के लिए ज्यादा स्पेशलिस्ट हो, या जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि आपके हेयर और स्कैल्प के लिए स्पेशलाइज करते हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, ऐसे स्टेरॉइड्स मिलते हैं। काफी तौर पे स्टेरॉइड्स के शॉट्स यानी स्टेरॉइड के लोकल इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये स्टेरॉइड की क्रीम्स, ये स्टेरॉइड की लोशन दिए जाते हैं, उनसे भी ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि स्टेरॉइड के जब आप अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके ज्यादा नुकसान होते हैं बनिस्बतन उसके जो आपसे बाहर लगाते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, कि जब भी आप इसको लगाते हैं तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो स्कैल्प है ना, उसकी लेयर, उसकी स्किन थिन हो जाए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपका स्कैल्प की जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और ये हमसे बाहर से लगा रहे हैं,
अंदर खा तो नहीं रहे, तो इसमें जो साइड इफेक्ट के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं। फिर भी अगर डाउट है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या अपने ट्राइकोलॉजिस्ट के पास एक दफा जरूर विजिट कर लीजिए, वो आपका स्कैल्प देखकर ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। अब जो दूसरी ट्रीटमेंट इसकी होती है वो ये होती है कि शैम्पू यूज करना। कौन सा शैम्पू यूज करना है और कितना शैम्पू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोराइसिस के लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो देखते हैं कि अपने बालों में ज्यादा ड्राइनेस है, इचीनेस है, स्केलीनेस है, बहुत ही सूखा रूखापन है, वो क्या करते हैं, वो शैम्पू करना बंद कर देते हैं और ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगा के 3 से 4 दिन रहने देते हैं, जबकि यही चीज उनके सोराइसिस को और बढ़ा देती है। सोराइसिस में स्कैल्प की क्लीनलीनेस का आपको बहुत हद तक ख्याल रखना है। शैम्पू यूज करना है, कौन सा शैम्पू यूज करना है, मैं यहाँ पे किसी भी शैम्पू का आपको नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो प्यारी ऑडियंस है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से है। इसके लिए किसी भी एक शैम्पू का नाम बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकती हूँ कि शैम्पू में आपको देखना क्या है। शैम्पू आपको ऐसे लेना है कि जिसमें या तो जिंक हो, या आपका कीटोकोनाजोल हो, या उसमें विटामिन 3 के एक्सट्रैक्ट हो। ये आपको चीजें अपने शैम्पू में देखनी है और फिर ये आपको शैम्पू यूज करना है। शैम्पू लगाने के मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके बता रही हूँ। अगर तो आपको माइल्ड सोरियासिस है, बिल्कुल थोड़े बहुत ही है, आप क्या करेंगे, आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से शैम्पू लगाएंगे, अच्छे तरीके से आप इसको मसाज करेंगे और थोड़ी देर मसाज करने के बाद फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। जिन लोगों को सिवियर सोरियासिस है, बहुत पूरा स्कैल्प भरा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शैम्पू लगाएंगे और उसको रहने देंगे, अच्छे से उसको मसाज करेंगे। आप चाहें तो शैम्पू को 10 से 15 मिनट भी अपने स्कैल्प पे रहने दे सकते हैं और फिर आप अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। जिन लोगों को सोराइसिस है वो अपने बालों को गंदा नहीं रहने देंगे ताकि बिल्डअप ना हो, और शैम्पू करने से वो जो स्किन है ना वो जेंटली निकल जाएगी, और हमें वही चाहिए क्योंकि आपके सोराइसिस में स्किन ज्यादा बन रही है, तो हमें उसको एक्सफोलिएट करना है। जिस तरीके से हम अपने चेहरे की डेड स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं मास्क लगाकर और बहुत सारे एक्सफोलिएशन वाले फेस वॉश लगाकर, उसी तरीके से सोरियासिस में भी आपको जो स्कैल्प की स्किन है ना उसको सही करना है। तो ये तो हो गया शैम्पू। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने सोराइसिस के लिए हेयर ऑयलिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को सोराइसिस है वो क्या करेंगे, वो कोई भी ऑयल ले लेंगे, जो भी ऑयल आप किसी भी किस्म का इस्तेमाल करते हो, उस ऑयल को आप लगाएंगे अपने स्कैल्प पर, उसको थोड़ी देर रहने देंगे। आप चाहे तो उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट कर आपने लगाया, अपने बालों को अच्छे से कवर कर लिया, चाहे तो कोई भी हल्का सा जो कपड़ा आता है उससे अपने बालों को कवर कर लीजिए और रात में सो जाइए। और सुबह उठ के आपको ये ख्याल रखना है कि आपको बालों को वॉश जरूर करना है। स्कैल्प में आप ऑयल ज्यादा लंबा नहीं रहने देंगे, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा ओवरनाइट यानी 10 से 12 घंटा, दैट्स इट। और फिर आप अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू से क्लीन कर लेंगे। शैम्पू करने से आपको नहीं डरना, हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर आपको शैम्पू करना ही करना है। अब इतना सारा काम आप बाहर से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद असर ना पड़े जब तक आपके अंदर से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, जो कि सबसे बड़ी कॉज है सोराइसिस की, वो ही ठीक ना हो। इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक होगी, सबसे पहले आपको अपने खाने पीने में ख्याल देना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी जिसके इंटेक से आपका जो सोरियासिस है वो इंक्रीज हो जाए। काफी दफा ये नोट किया गया है कि लोग ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, उनको ही ज्यादा हो जाता है। इसमें कोई भी बेसिक रिसर्च नहीं है, कोई इसका प्रूवन इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक मेरे पेशेंट्स में देखा गया है कि उन्होंने सिर्फ अपने कार्बोहाइड्रेट की डाइट को कंट्रोल कर लिया था, कम कर दिया था, उनसे उनको सोरियासिस अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। दूसरा आपको ये काम करना है कि आपको विटामिन डी का इंटेक कर लेना है। ना सिर्फ आपको बाहर से लगाना है बल्कि अंदर भी अपने में विटामिन डी को कंज्यूम करना है। विटामिन डी और जिंक, आपको अगर कोई हेयर प्रॉब्लम है तो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपके वो हेयर प्रॉब्लम डेफिनेटली कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट है ये विटामिन डी और जिंक, तो इसको लेना आप स्टार्ट कर दीजिए। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको सोराइसिस हो जाता है इस तरीके से और आप कंफ्यूज हैं कि ये वाकई में सोराइसिस है या ये डैंड्रफ है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर को या डर्मेटोलॉजिस्ट को, ट्राइकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। मुझसे दिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेंबरशिप भी ज्वाइन करके मुझे दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये डाउट है कि आपको सोराइसिस है, तो जिस तरीके से इस वीडियो में बताया इस तरीके से आपको उसको निकालना नहीं है। हो सकता है कि इससे आपको तकलीफ ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपके जो बाल है ना ये झड़ जाएंगे। अब सवाल आता है कि आपके जो हेयर फॉल हो रहा है, क्या वो सोराइसिस से हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको सोराइसिस ज्यादा बढ़ गया तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। मोस्ट लाइकली वो आपको स्टेरॉइड सजेस्ट करेंगे और फिर आपको ब्लू लाइट थेरेपी और बाकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। या फिर जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि नेचुरल तरीका,
आपने सोराइसिस के जैसे मैंने शैम्पू बताया, आपको हेयर ऑयलिंग बताई। अब हेयर ऑयल तो आप यूज कर ही रहे हैं, वो आप यूज करते रहेंगे जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब तक सोराइसिस है, आप अपने हेयर पे, स्कैल्प पे कोई मास्क नहीं लगाएंगे, किसी भी किस्म की कोई और रेमेडी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑयलिंग और शैम्पू ही आपको करना है। वंस जब स्लोली इट विल टेक अराउंड मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स, आपका जब सोराइसिस सेटल हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके बाद आप अपने बालों में रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन रेमेडीज को आपको एक एक करके इस्तेमाल करना है। शैम्पू कर रहे थे हम, हेयर ऑयल कर रहे थे हम, लेकिन अब जब आपका सोराइसिस सेटल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप इन दो चीजों के साथ हेयर टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ महीनों में आपको हेयर टोनर भी सेटल हो जाएगा, आपने देखा सोराइसिस बढ़ नहीं रहा, तब अपने रेजिमेन में मास्क ला सकते हैं। जब आपने देखा कि शैम्पू, ऑयल, टोनर और मास्क आपने यूज किया, कुछ महीने इस्तेमाल किया, आपका सोराइसिस वापस नहीं आया, तो आप हेयर टॉनिक या हेयर सीरम या हेयर जेल अपने रेजिमेन में ला सकते हैं। इस तरीके से आपको ग्रेजुअली अपने बालों में चीजें ऐड करनी है, लेकिन पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये सोराइसिस है वो सेटल डाउन हो जाए। वैसे तो सोराइसिस के लिए आप किसी भी किस्म का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे ऑयल आपको डिटेल में बताए हैं। वो प्लेलिस्ट जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं सोराइसिस या किसी भी और हेयर के लिए, तो आप मुझे यहाँ पे क्लिक कर मेंबरशिप पे लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटरमीडिएट या एडवांस मेंबरशिप लेकर मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।